नमस्कार दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सुन पा रहे होंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ज़मीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम लोग जहाँ से आए हैं वहाँ का जुड़ा हुआ मुद्दा है, हमारी ज़मीन, हमारे जड़ों का मुद्दा है। और देश जिसके पीठ पर, देश के बड़े बड़े लोग जिसकी पीठ पर लद कर आज तक यहाँ तक पहुँचे, उनका मुद्दा है। हम लोग एक किसान परिवार से आते हैं और मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि बहुत लोग हैं जो कि आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम मेरे जैसे लोग पढ़ रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं गांव से जुड़े हुए हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं, खेती से जुड़े हुए हैं। और आज किसानों के बारे में तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। जब जेएनयू और जामिया में पहले स्टूडेंट को मारा गया, उनको दरकिनार करने की कोशिश हुई तो उनको आतंकवादी कहा गया, नक्सली कहा गया, अर्बन नक्सल कहा गया। आदिवासियों पर लगातार हमले होते हैं, उनको टैग कर दिया जाता है। आज किसानों पे हमला हो रहा है। पिछले 2 महीने से पंजाब का किसान सड़क पे है और लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है। भारतीय मीडिया का हाल सब लोग जानते हैं कि क्या हाल है। भारतीय नेताओं का हाल सब लोग जान रहे हैं क्या हाल है। तो जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं या हिंदू राष्ट्र की कल्पना में जी रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि हिंदू राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है, ये हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए बहुत ही खतरनाक है। जो लोग हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं वो भी खालिस्तानियों को, किसानों को खालिस्तानी कह रहे हैं। ये अपने आप में विडंबना है। तो मैं यहाँ पर कुछ बातों को, जो आजकल जो बातें चल रही हैं उसके बारे में मैं सीधे सीधे बात करना चाहता हूँ। जैसा कि इस मुद्दे पर मैं पहले से भी कई बार 2 बार कम लाइव हुआ था। एक बार तो मैंने शुरू में ही हुआ था और एक बार मैंने किसानों को राम मनोहर लोहिया से जोड़कर आप लोगों से मुखातिब हुआ था। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि हम लोग आज तक तो ऐसा नहीं देखे हैं कि, हिंदुस्तान में तो नहीं देखे हैं, दूसरे देश में होता होगा, कि दिल्ली आने से किसानों को रोकने के लिए हाईवे को ही खोद दिया जा रहा है, खाई बना दी जा रही है, कटीले तार लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर लाके रखे जा रहे हैं। ये सब तब देखा जाता था, उल्टा देखा जाता था कि कहीं पे कुछ गांव वाले होते थे, पुलिस वालों को रोकने के लिए पता चला कि सड़क खोद दी जाती थी। आज से 2500 साल पहले होता था। हमें लगता है यूपी बिहार में ज़्यादा होता था कि रास्ता ही बंद कर दें कि पुलिस न पहुंच पाए, और वो ज़माना बीत गया। अब ये उल्टा सरकार कर रही है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं कि अगर हम जब ये 3 बिल के स्वरूप में था, अब तो एक्ट बन चुका है, जब ये 3 बिल आया तो उस समय की स्थिति का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। देश में महामारी से जूझ रहा था, पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही थी, जूझ रही है अभी भी। इस बीच बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन से बात किए हुए इन तीनों बिल को संसद के पटल पर लाया जाता है और किस तरह से संसद की गरिमा की धज्जियां उड़ाकर इसको पास करवाया जाता है वॉइस वोटिंग के थ्रू। जबकि रूल बुक में प्रोविज़न ये है कि अगर एक भी सांसद ये कह दे कि नहीं, वॉइस वोटिंग से हम नहीं मानेंगे और वोटिंग करवाइए प्रॉपर, तो उसको मानना पड़ता है। लेकिन वो सब नहीं हुआ। कुछ सेकंड के लिए राज्यसभा टीवी को म्यूट किया गया। इस पे बहुत बातें हो चुकी हैं, किस तरह से हमारे संविधान बनाने वालों ने एक्सक्लूड किया है सेंटर की राइट को, यूनियन के राइट को एक्सक्लूड किया है कि आप एग्रीकल्चर के मामले पर लॉ नहीं बना सकते। उन सारी बातों को दरकिनार करके ये पता नहीं किसके दबाव में, कौन सा दबाव, वर्ल्ड बैंक का दबाव है कि दुनिया के बड़े बड़े कारपोरेट का दबाव है, इन तीनों बिल को लाकर और एक्ट में परिवर्तित हो गया। आज एक्ट बन चुका है ये। और इसके लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा। आज हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक देश एक मंडी हो गया। ये सही नहीं है। एक देश एक मंडी 1974-75 में ही पंजाब में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, और जब जनता दल की सरकार आई 1977 में, तो उसी समय से हो गया कि देश का किसान अपनी किसी भी
वस्तु का जो पैदा करता है, चाहे वो पंजाब का किन्नू हो, चाहे वो हिमाचल का सेब हो, चाहे वो कश्मीर का सेब हो, चाहे वो पंजाब का गेहूं हो, वो देश में कहीं भी जाकर बेच सकता है। ये चला आ रहा था। इस पे सरकार लगातार झूठ बोल रही कि उन्होंने एक देश एक मंडी कर दिया, जबकि ये प्रोविजन हमेशा से चला आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। झूठ बोलने में माहिर हैं, झूठ बोल रहे हैं। 1977 से ये चला आ रहा है, जबकि अब क्या हो गया कि एक देश दो मंडी हो गई। एक मंडी हो गई सरकारी मंडी एपीएमसी, जहां एमएसपी मिलेगा। दूसरी मंडी हो गई प्राइवेट मंडी, जिसके लिए सरकार पूरा जोर लगा रही है। तो ये दोनों चीजें सरकार किस तरह से झूठ बोल रही, किस तरह से कह रही है, ये आप देख सकते हैं। अब यहां पे आगे अगर हम बात करें कि क्या ये कोई नई चीज आई है, ये तीन एक्ट में कोई नई चीज आई है तीनों कानून में? बिल्कुल नहीं। 2006 में बिहार में ये चीज आ चुकी थी, वहां पे एपीएमसी खत्म कर दिया गया, सरकारी मंडी खत्म कर दिया गया। और ये बात बोला जाने लगा कि 2006 में ये बात बोली जाती थी। बड़े बड़े यही इकोनॉमिस्ट जो आज इस तीनों बिल के समर्थन कर रहे हैं, यही लोग लिखते थे बड़े बड़े आर्टिकल कि बिहार जो है पंजाब से आगे निकल जाएगा, बिहार का किसान पंजाब से बहुत आगे निकल जाएगा। लेकिन क्या हुआ सब लोग जानते हैं। आज 14 साल हो गए और बिहार के लोग एमएसपी पाने के लिए अपना गेहूं, अपना धान लाकर वो हरियाणा या पंजाब में बेचते हैं। अभी खट्टर जी का बयान आया है कि बाहर से लोग लाके उनके यहां एमएसपी के लिए बेच रहे हैं, राजस्थान के किसान। ये बिहार के लोग 14 साल से कर रहे हैं, पूरी एक पीढ़ी बर्बाद हो गई किसानों की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एपीएमसी खत्म हो गया, मार्केट खुल गया, लेकिन उस मार्केट का कुछ नहीं हुआ। शांता कुमार की रिपोर्ट है, वो भाजपा से ही केंद्रीय मंत्री थे, भाजपा के बड़े नेता थे। उनकी रिपोर्ट में कहा जाता है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 96% किसान अपना जो अनाज है वो ऐसे प्राइवेट मंडियों में बेचता है, वो एपीएमसी सरकारी मंडियों तक नहीं पहुंचता। सिर्फ 4% लोग सरकारी मंडियों तक पहुंचते हैं। उन 4% अब वो भी आ जाएगा प्राइवेट मंडियों में, इससे पता नहीं क्या मिल जाएगा। लेकिन मैं इस बात को क्लियर करूंगा, उस 4% लोगों का क्या इंपॉर्टेंट था। आपको मैं यहां पर 2-3 डाटा देना चाहता हूं, जिससे कि यह अंदाजा लग जाएगा कि किसानों के साथ हो क्या रहा है। ओईसीडी का एक रिपोर्ट है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट का एक रिपोर्ट है कि 2000 से 2016 के बीच में किसानों को 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। 45 लाख करोड़। अगर किसी बैंक को इतना बड़ा नुकसान हो जाए या किसी कंपनी को, किसी कारपोरेट को, तो पूरा डूब जाएगा। और यह नुकसान क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि किसानों को उनके अनाज का जितना मूल्य मिलना चाहिए था वो मूल्य नहीं मिला। मतलब कैसे किसान सस्टेन कर रहा है, कैसे किसान इतने बड़े नुकसान को सह रहा है, इस पे लेकिन कहीं किसी मीडिया में, किसी चैनल में, किसी आर्टिकल में बात नहीं होती। एक और रिपोर्ट है इकोनॉमिक सर्वे 2016 का कि हिंदुस्तान के 18 राज्यों के किसानों की आमदनी लगभग, सालाना आमदनी लगभग 20,000 है। 20,000 रुपए की बात कर रहा हूं। किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी तो 18 राज्यों में दुगनी होकर 40,000 हो जाएगी। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आप सोचिए, 20,000 रुपए सालाना में एक गाय नहीं पाली जा सकती, और 20,000 सालाना में वो कैसे अपना पूरा परिवार पालता होगा, ये एक बड़ी बात है। तो किसानों के साथ लगातार ये होता आया है, लगातार ये होता आया है हमेशा। अमेरिका में, यूरोप में 60 के दशक में ये प्रोविजन आ चुके थे, ओपन मार्केट का प्रोविजन 60 के दशक में। एक आपको मैं बताऊं कि अमेरिका में पिछले 10 साल में, एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में पिछले 10 साल में 93%, लगभग वहां 17,000 डेयरी फार्म बंद हो गए। 93% जो छोटे छोटे डेयरी फार्म थे वो बंद हो गए। लेकिन अजूबा देखिए कि डेयरी तो बंद हो गए किसानों के, लेकिन दूध का प्रोडक्शन बढ़ गया है इस बीच, और दूध की कोई किल्लत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुश्किल से 4 या 5 बड़े बड़े कारपोरेट के लोग अब दूध के प्रोडक्शन पे पूरी तरह कब्जा जमा लिए। तो ये तो हो रहा है। अमेरिका इतने दिन, अमेरिका में जो सुसाइड रेट है, जो आत्महत्या का रेट है, वो रूरल एरिया में 45% ज्यादा है अर्बन एरिया से।
किसान भयानक संकट से गुजर रहा है। वहां के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट ने यह बताया कि 1960 से अगर इन्फ्लेशन के रेशियो में देखा जाए तो 1960 से लेकर अब तक लगातार किसानों का जो प्रॉफिट है वो घटता जा रहा है। और आप सब्सिडी की बात करते हैं, अगर सब्सिडी देखें तो अमेरिका के किसानों को, एक किसान को साल भर में लगभग $60,000 की सब्सिडी मिलती है। और आज की डेट में अगर इंडिया में देखें तो सिर्फ $200 जो है सब्सिडी, कहां 60,000 कहां 200। एक उम्मीद जो थी, एक उम्मीद जो किसानों के लिए थी वो थी एमएसपी, कि उनको एमएसपी मिल रहा है। एमएसपी के मिलने की वजह से वो कुछ उनका फिक्स है कि इतना रकम वो साल भर में कमा लेंगे, कम से कम इतना, अगर गेहूं पैदा कर लेंगे, इतना धान पैदा कर लेंगे तो वो उनको इतना पैसा मिल जाएगा। अब एक बड़ा सवाल आजकल चल रहा है कि आखिर हरियाणा और पंजाब में ही इतने आंदोलन क्यों हो रहे हैं, देश के और हिस्से में क्यों नहीं हो रहे हैं। उसमें एक बड़ा सवाल जोत का सवाल है कि और देश के और राज्यों में इतने बड़े जोत के मालिक नहीं है किसान। मैं यहां पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा, पंजाब और हरियाणा से रिलेटेड चीजें हैं जो इसका जवाब है। पंजाब में 99% पैडी, धान का प्रोक्योरमेंट हो जाता है, वो एमएसपी पे बिक जाता है। मतलब लगभग 100% धान जो हो किसान अगर वहां बोता है तो उसको एमएसपी मिल जाता है। और 75 से 80% लोगों को एमएसपी मिल जाता है हरियाणा में धान बोने वाले को। आप ये देखिए कि ये कितना ज्यादा है। 80% वीट का प्रोक्योरमेंट पंजाब में हो जाता है, लगभग उतना ही हरियाणा में हो जाता है कि एमएसपी मिल जाता है। 80 अगर उन्होंने 100 कुंतल गेहूं बोया है तो उनके 80 कुंतल गेहूं का उनको एमएसपी मिल जा रहा है, कहीं ना कहीं बिक जा रहा है। इतनी ज्यादा मंडियां, ये सिस्टम है मंडियों का सिस्टम, पंजाब और हरियाणा में वन ऑफ द वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सिस्टम हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं। जिसको ये मिडल मैन कहते हैं, बिचौलिया कहते हैं, अभी पंजाब के किसान नेता ने कहा कि उसको डिफाइन करिए कि कैसे बिचौलिया है वो, और कैसे, और जो जहां हम जाएंगे वहां बिचौलिया क्यों नहीं होगा। तो 99% धान और 80% वीट, गेहूं का प्रोक्योरमेंट एमएसपी पर पंजाब में हो जाता है, लगभग 75 से 80% इन दोनों का हरियाणा में हो जाता है। और लगभग 80,000 करोड़ रुपया पंजाब और हरियाणा के किसानों को धान और गेहूं को एमएसपी पे बेचने की वजह से मिलता है। तो पंजाब और हरियाणा का किसान ये समझ रहा है कि एमएसपी जाएगी तो उनका क्या जाएगा, इस चीज को समझने की जरूरत है। देश में 42,000 मंडियां होनी चाहिए, 42,000 मंडियां होना चाहिए, हर 5 किलोमीटर की रेडियस में एक मंडी होनी चाहिए। लेकिन अभी जो मंडियां हैं देश में सिर्फ 7,000 मंडियां हैं। 70 साल में हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए कि हम इतना किसानों को मंडी दे सकें। आगे शरद पवार ने एक बार जब वो कृषि मंत्री थे संसद में बोलते हुए उन्होंने बोला था कि हिंदुस्तान का 71% किसान जानता ही नहीं कि एमएसपी क्या होता है, 71% जिसको कहते हैं। और लेकिन पंजाब और हरियाणा का किसान ये अच्छी तरह जानता है कि एमएसपी क्या होता है और एमएसपी के जाने से उनका क्या जाएगा। इसलिए आज पंजाब और हरियाणा में ये जो दिख रहा है स्ट्रगल, ये जो प्रोटेस्ट दिख रहा है, ये बड़े पैमाने पर दिख रहा है। पंजाब का किसान 2 महीने से प्रोटेस्ट कर रहा है, 2 महीनों से वो सड़कों पे है, कभी सड़क पे है, कभी टोल पे है, तो कभी रेलवे ट्रैक पे है, कहीं ना कहीं वो है। अब एमएसपी देने में क्या दिक्कत है? एक लाइन की बात है, किसान कह रहा है कि भाई हमको ये श्योर कर दो को हमारा मिनिमम प्राइस हमको दे दोगे, उसी जो तुमने कानून बनाया है उसी में लिख दो एक लाइन कि इतना जो एमएसपी डिफाइन की जाएगी, डिसाइड की जाएगी गवर्नमेंट द्वारा, जिस साल के लिए मान लो 2025 के लिए कुछ गेहूं के लिए 1500 रुपया डिसाइड है 1 कुंतल, उससे नीचे जो खरीदेगा उसको 2 साल की सजा होगी, 3 साल की सजा होगी। ट्रिपल तलाक पे 3 साल की होती, इसमें भी हो जाए। लव जिहाद पे हो सकती है सजा, तो इस पे भी हो जाए। भाई किसानों की बात है, अन्नदाता की बात है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया है। किसान यहां खेत में मेहनत करता है, उसका बेटा बॉर्डर पे लड़ रहा है, वो मेहनत कर रहा है, वो हमारे देश के लिए खाना पैदा कर रहा है, तो उसके लिए क्यों नहीं एक लाइन जोड़ने में आपको क्या जा रहा है भाई? किसका दबाव है?
क्यों आप एक लाइन नहीं जोड़ पा रहे हैं कि भाई एमएसपी जो होगी उस एमएसपी से नीचे दाम पर खरीदने वाले को सजा मिलेगी, चाहे वो प्राइवेट मंडी में बेचे चाहे वो सरकारी मंडी बेचे, बात खत्म हो गई। उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन ये क्या, क्यों क्यों इसमें क्या है कि आप नहीं कर सकते? किसका दबाव है आपको? आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, देश के इतने बड़े पद पे बैठे हो, आप झूठ लगातार बोल रहे हो, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। अगर आपके झूठ में किसान फंसा होता तो वो किसान अपने घर से बाहर नहीं निकलता। कल मैं गया था वहां पर सिंधु बॉर्डर पर, 10,000 से ज्यादा ट्रैक्टर होंगे जो सड़कों पे हैं, लाख, मुझे लगता और होंगे। हम लोग तो पूरा जा नहीं पाए दिन भर में, मुझे लगता है 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक ट्रैक्टर खड़े हैं, लोग खड़े हैं, लोग हैं वहां पर। अब पूरे मजबूत इरादे के साथ आए हैं। जितनी मजबूती से हिंदुस्तान की सरकार, भारत की केंद्र सरकार दबाने के चक्कर में है इन आंदोलनों को, उतनी मजबूती से ये आंदोलन उभर रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूं, मनसा क्या है? एमएसपी आखिर में एक लाइन आपको शामिल करने में आपका क्या चला जाएगा? क्यों नहीं आप शामिल कर देते कि भाई जो एमएसपी से नीचे कोई नहीं खरीद कर पाएगा, किसान भी खुश, देश भी खुश, सब लोग खुश, उनको कुछ दाम मिल जाएगा। लेकिन नहीं। अभी जय पांडा साहब हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, उपाध्यक्ष भी हैं भाजपा के, उनका हिंदुस्तान टाइम में 1 अक्टूबर को एक लेख छपा है। उन्होंने कहा कि अगर एमएसपी को लीगलाइज कर दिया गया, बाइंडिंग कर दिया प्राइवेट मंडियों पे, कर दिया गया प्राइवेट मंडियों पे, तो ये जो चारों बिल हैं, सॉरी जो तीनों कानून हैं, ये बेकार हो जाएंगे और एमएसपी को लीगली बाइंडिंग करना डिजास्टर्स होगा। ये वर्ड उन्होंने यूज किया, आप भी पढ़िएगा उसको। जय पांडा साहब हैं, वो भाजपा के बड़े नेता हैं। मनसा इनकी नहीं है एमएसपी देने की, ये नहीं देना चाहते एमएसपी। अगर इनकी मनसा होती, किसानों के हित में होती, तो कहते कि नहीं भाई इसको लीगलाइज करो। इस सब लोग कर रहे हैं, सरकार कर रहे हैं, इससे किसानों को फायदा होगा। कारपोरेट करी, भैया भैया कहां जा रहे हो, आओ हमारे यहां बेचोगे, हम तुमको जितना मिलता था उससे ज्यादा देंगे। अरे ठीक है भैया, ज्यादा दोगे तो क्यों नहीं, सरकार हमको ज्यादा दिलवाने पे तुली, हम नहीं लेना चाह रहे हैं, कारपोरेट हमको ज्यादा देने पे तुला, हम नहीं लेना चाह रहे हैं, तो भाई एक लाइन कानून में लिख दो ना कि जो एमएसपी डिसाइड होगी जिस साल के लिए, उससे कम के खरीदने वाले को जेल होगी। बात खत्म हो गई। हम जानेंगे आपका इंटेंशन क्लियर है। और आप ही के पार्टी का इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा नेता, वो कह रहा है कि एमएसपी को लीगलाइज करना डिजास्टरस है, पूरा का पूरा फेल हो जाएगा तीनों एक्ट, कोई फायदा नहीं होगा। इसका मतलब उनके मन में कहीं चोर है। चोर कैसे है कि उन्होंने कह दिया एपीएमसी खत्म नहीं होगी, ठीक है, एमएसपी बनी रहेगी, ठीक है, लेकिन एमएसपी मिलेगी कहां? एपीएमसी में, जो सरकारी मंडी वहां मिलेगी। प्राइवेट में मिलेगी? नहीं मिलेगी। प्राइवेट में क्या मिलेगा? प्राइवेट में तुमको ज्यादा दाम मिलेगा। अच्छा, ज्यादा दाम मिलेगा। और सरकारी मंडी में जब आप बेचोगे 6% टैक्स देना होगा। 6%, अगर 100 रुपए का सामान बिक रहा है तो आपको 94 रुपया मिलेगा। हो सकता है 2, 4, 10 साल जो प्राइवेट मंडियां वो आपकी चीजें 100 रुपए में खरीदें, वो 6% टैक्स माफ कर दें और आप यहां बेचे, उसके बाद क्या होगा? ये रिसर्च की बातें हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें एकदम क्लियर बातें हैं। आप भी इसको देख लीजिए कि जहां जहां एमएसपी नहीं मिल रहा वहां वहां किसान घाटे में है, वहां वहां किसान बिल्कुल घाटे में। जहां जहां एमएसपी मिल रहा है, किसान को थोड़ा बहुत जो मिल रहा है वो एमएसपी की वजह से मिल रहा है। मोदी जी एक देश एक मंडी कर सकते हैं, अरे देश की बात क्यों कर रहे हो भाई? किसानों के इतना हित खाते तो पूरा मार्केट खोलो। अब तो ग्लोबल वर्ल्ड हो गया है। अगर श्रीलंका में प्याज की मांग है, किसान अपनी प्याज ले जाके श्रीलंका में बेचना चाह रहा है, अब तुम्हारे यहां 100 रुपए किलो बिक रहा है तो कोई क्या करे? लेकिन नहीं, तब तो आप एक्सपोर्ट पे बैन लगा दोगे कि नहीं, बाहर नहीं जाएगी प्याज, तब आपको किसानों के हित की चिंता नहीं है। तो एमएसपी पे यह है कि उनके बड़े नेता लोग लेख लिख रहे हैं कि नहीं, एमएसपी को लीगलाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी मंशा नहीं है एमएसपी देने की। और सारी लड़ाई एमएसपी की है, ताकि बड़े बड़े कारपोरेट के लोग आ जाएं, बड़े बड़े कारपोरेट के लोग उसमें अपने, जैसे कि मैंने डेयरी का दिया कि पिछले 10 साल में 93% अमेरिका में डेयरी बंद हो गए। छोटे छोटे डेयरी जो किसान या जो लोग चलाते थे वो बंद हो गए। लेकिन उसके बाद भी अमेरिका में दूध का व्यापार, दूध का प्रोडक्शन बढ़ गया। और उसमें कौन प्लेयर हैं? बड़े बड़े 2, 4, 5 कारपोरेट के प्लेयर। वही चीज यहां करने की कोशिश हो रही है। पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान जो एमएसपी से
80,000 करोड़ रुपए कमा रहा था हर साल, उसको कुछ मिल रहा था, उसको जाने का डर है, इसलिए वो सड़क पर है। तो ये, और जैसे कि शांता कुमार ने कहा कि मैं इस चीज को क्लियर कर दूं, मैं शुरू में कह रहा था कि शांता कुमार ने कहा कि 96% जो किसान होते हैं वो अपना जो अनाज है वो ऐसे ही लोकल लोगों को बेचते हैं, प्राइवेट जगह बेचते हैं, एपीएमसी तक नहीं पहुंचते, मतलब सरकारी मंडियों तक नहीं पहुंचते। सिर्फ 4% लोग अपना अनाज सरकारी मंडियों में बेचते हैं। तो मैं उलट के सवाल करता हूं कि उन 4% लोगों का प्राइवेट जगह बेचने से कौन सा बूम अप आ जाएगा मार्केट में, पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैं जो है बारीक सवाल यहां बताने जा रहा हूं, बारीक बातें बताने जा रहा हूं कि किसान को यह पता है कि एमएसपी क्या है। अगर मैक्सिमम जो भी किसान है, थोड़ा जानकार है, उसको यह पता है कि एमएसपी क्या है। 1400 रुपए में अगर गेहूं बिक रहा है सरकारी मंडियों में, तो वो अपने घर पे, अगर वो आढ़ती आता है उसके घर तक खरीदने, तो 1350 में वो बेच देगा। बोलेगा कि 50 रुपए प्रति कुंतल मेरा यहां से मंडी एपीएमसी में जाकर बेचने में लग जाएगा, 50-60 रुपया। तो हो सकता है वो 1310-20 में बेच दे। और वो व्यापारी इस बात के लिए बाध्य है कि उसका 1300 से नीचे नहीं खरीद सकता, 1310-20 से, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं नहीं खरीदूंगा ये एपीएमसी जाके बेचाएगा। ये जो नॉर्म का काम कर रहा है एमएसपी, ग्रैंड नॉर्म का काम कर रहा है, जिससे कि पूरे नीचे तक रेगुलेट हो रहा है। एमएसपी ज्यों ही ऊपर से खत्म हुआ, अभी इस समय हालत है कि सिर्फ इस हनक है इन 3 कानूनों का कि यूपी में जो है धान का दाम नहीं मिल रहा है। आज से 2-3 साल पहले धान का 1 कुंतल जो मिलता था उससे 100 रुपया कम मिल रहा है। तो एमएसपी पे जो नजर लगी हुई है सरकार की, और इनको बताइए क्या वर्ड यूज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन फार्मर एंड स्पॉन्सर। आईपीएल का स्पॉन्सरशिप बिकता था, आईपीएल के स्पॉन्सर होते थे, अब फार्मर के स्पॉन्सर होंगे, उनको स्पॉन्सर करेंगे, उनको अनाज देंगे, सीड देंगे, उनको फर्टिलाइजर देंगे, उनको ट्रैक्टर देंगे, उनको सब कुछ देंगे, और उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट में यह डिसाइडेड होगा कि किस क्वालिटी का प्रोडक्शन आप दोगे, अगर पेस्टिसाइड कितना यूज करोगे, और बाद में उसकी क्वालिटी चेक होगी। अगर उस क्वालिटी का नहीं है, पेस्टिसाइड ज्यादा यूज है, तो वो उसको रिजेक्ट कर सकता है, वो एग्रीमेंट फिर से करना पड़ेगा। और हो सकता है कि जो वो मना कर दे कि नहीं, हम तुम्हारा अनाज नहीं लेंगे, इसमें पेस्टिसाइड ज्यादा है। इसके बाद मामला एसडीएम के यहां जाएगा। एसडीएम अगर किसान के खिलाफ, अगर एसडीएम किसान के खिलाफ दे दिया डिसीजन, तो यहां पे इस कानून में लिखा है कि उसके लैंड से, उसके लैंड को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, उससे नहीं वसूला जाएगा। लेकिन वही नीचे सेक्शन में दिया है कि जो रेवेन्यू एक्ट है उसके तहत इसकी भरपाई, इसको वसूला जा सकता है। जब रेवेन्यू एक्ट आएगा तो कुड़की भी हो सकती है, उस लैंड को लिया भी जा सकता है। तो ये जो खेल चल रहा है शब्दों का, ये जो खेल चल रहा है बातों का, ये जो खेल चल रहा है झूठ का, उसको किसान, कम से कम हरियाणा और पंजाब का किसान समझ लिया। मैं ये नहीं मानता कि सिर्फ हरियाणा और पंजाब की बात है। तमिलनाडु के किसानों ने यहाँ पर आकर एक बार प्रदर्शन किया था, सबको याद होना चाहिए। हालांकि ये मीडिया बहुत जल्दी इन सब चीज़ों को भुला देती है और बोलती भी है। लगभग हर जगह किसानों को समर्थन मिल रहा है, और जब ये आंदोलन हो रहा है तो कहीं न कहीं हर जगह से आवाज़ आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में इसकी डेंसिटी ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि यहाँ एमएसपी और यहाँ पे मंडियों का सिस्टम, आड़ती, ये सब चीज़ें बहुत डेवलप्ड हो गई हैं, वर्ल्ड लेवल की हैं। तो यहाँ के लोग उसका फायदा नुकसान डायरेक्ट देख पा रहे हैं, तो यहाँ के लोग ज़्यादा सड़क पर हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को आधे घंटे का समय था, 6 बज रहा है, तो 6 बजने वाला है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते तो उनके लिए बोल सकते हैं, उनके लिए लिख सकते हैं, उनके लिए पढ़ सकते हैं। अगर आप दिल्ली में हैं, उनके जहाँ पर वो हैं वहाँ तक जाइए, जहाँ पर हैं आप उद्वेलित करिए, इनके साथ खड़े होइए। ये वक्त बहुत कठिन है, मुझे लगता है कि सबको उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और मैं तो कल गया था, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप लोग जो लोग नहीं गए, उनके आत्मविश्वास को देखकर बहुत हम लोगों ने उनके आत्मविश्वास के सामने हम लोग का आत्मविश्वास बहुत बौना, बहुत छोटा है। इतने हाई आत्मविश्वास से वो आए हुए हैं कि सरकार को झुकना ही झुकना है। हमें उनका साथ देना चाहिए, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। जय जवान जय किसान। नमस्कार।